हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। और आज हम पढ़ेंगे कैश मैनेजमेंट यानी कि रोकड़ प्रबंध। आज मैं थोड़ा लिख के नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बस समझा देती हूँ क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा करीब है। टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, बस उनको कोई थोड़ा सा समझा दे। क्या होता है कि किसी भी संस्था के लिए रोकड़ का प्रबंध सबसे प्रमुख एवं उसकी उत्तरजीविता का मतलब है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि रोकड़ एक ऐसी चीज है जो कि चेंज होती रहती है। हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा था कैश के बारे में कि कैश कैसा है। कैश जो है वो चेंज होता है, यानी कि हमें नहीं पता कि कब आएगा, कितना खर्च होगा और क्या होगा। तो उसका मैनेजमेंट कर पाना, उसका प्रबंध कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो रोकड़ प्रबंध में क्या होता है कि जो हमारे दिन भर की गतिविधियां होती है उनको सफल रूप से चलाने के लिए और दीर्घ और मध्यकालीन जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करने का कार्य करता है रोकड़। अगर हमारे पास कैश नहीं होगा तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे, चाहे आप उसको घर के लिए ले लीजिए चाहे किसी बिजनेस के लिए ले लीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास रोकड़ उपलब्ध नहीं है आप कोई भी डिसीजन ठीक से नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें उसका प्रबंध भी करना ही पड़ता है। अब आता है हमारा कि अब इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। देखो, पहला उद्देश्य हो सकता है कि हम जो है जोखिम को कम करने का, तरलता जोखिम कम करने का, और जो हमारी दिन भर की ज़रूरतें होती हैं उसके लिए रोकड़ उपलब्ध कराने का। ठीक है, और रोकड़ शेष को न्यूनतम रखना। और उद्देश्य है कि जो हमारे पास अतिरिक्त पूंजी है उसको सबसे बेहतर कार्यों में लगाना। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, रोकड़ का प्रबंध करना कह रहे हैं। ठीक है, इसके लिए अब हमें कौन सी युक्तियों को अपनाना पड़ता है, कौन सी तकनीकों को अपनाना पड़ता है। सबसे पहला तो आता है हमारा रोकड़ का अनुमान लगाना। मान लो आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो या आप घर के लिए कोई चीज़ लेते हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले अनुमान लगाते हो कि इसके लिए इतना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस में होता है कि जब कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे पास कार्य के लिए आती है, तो हमें सबसे पहले जो रोकड़ जो मैनेजर होता है, जो कैश जो कि डिसीजन लेता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, वो डिसीजन लेता है कि हमारे पास कितना कैश होना चाहिए और हमें कितना कैश उस चीज़ में खर्च करना है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास युक्ति होती है वो होती है कि रोकड़ की वसूली कहाँ से करें, मतलब हमारे पास जो कैश आएगा उसके स्रोत क्या हैं, वो कहाँ से आएगा। थर्ड आता है संवितरण। संवितरण का मतलब होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। हम अपने कैश को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें मैनेजमेंट के लिए और जो भी हम चीज़ें लेना चाहते हैं उसके इष्टतम वित्त के लिए, ताकि उसका सही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उपयोग हो सके। ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा मैंने इम्पॉर्टेंट लगाया भी हुआ है। तो रोकड़ रखने के अभिप्रेरक मतलब कि आपके मोटिव्स, हमें रोकड़ क्यों रखना चाहिए, इस बात का जवाब हमें इससे मिलेगा। इसमें क्या है कि रोकड़ रखने के लिए हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है कि हम एक बिजनेस में कैश को रखें, उसका मैनेजमेंट करें। तो इसलिए देखो, पहला पॉइंट समझ लो कि ये विश्वास दिलाता है कि तरल स्रोतों का उपयोग जो है वो इस तरह से करें कि जो निष्क्रिय रोकड़ है, निष्क्रिय मतलब जिनका कोई यूज नहीं हो रहा, बस वो ऐसे ही पड़ी हैं, निष्क्रिय है, उनका कोई काम नहीं हो रहा, उनको घटाकर जहां तक संभव हो ऋण की राशि और उनकी लागतों को घटा सकें। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कि दक्ष रोकड़ प्रबंधन। दक्ष का मतलब है जो भी कैश हम लोग सही जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सही जगह पर हम लोग उन निधियों को लगा रहे हैं। ये भरोसा दिलाता है कि जो भी हमारी निधि है उनको हम समय पर और कम से कम लागत पर उपलब्ध करा सकें। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा महत्वपूर्ण साख नियंत्रण एवं समयानुसार, मतलब कि जो भी हमारी इम्पोर्टेंट साख नियंत्रण है, गुडविल है, उनको हम समय के अनुसार दे, यानी जो भी हमें
पेमेंट्स करनी है और प्राप्य जो भी हमें पेमेंट्स मिलनी है, ठीक है, ये दे मतलब दे रहे हैं, प्राप्य मतलब प्राप्त हो रही है राशि, उनको हम समय के अनुसार उनका समाधान कर सके ताकि जो हमारी निधियों की ज़रूरत है वो कम हो सके। अब हम देखते हैं रोकड़ बजट। रोकड़ बजट क्या होता है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जानने का हो जाता है। एक जो हमारा व्यापार है, जो हमारा बिजनेस है, उसमें रोकड़ का व्यवस्था, नियंत्रण, इन सब के लिए क्या होता है, रोकड़ बजट एक अस्त्र का काम करता है। क्योंकि ये क्या होता है, हमने पहले से ही एक बजट बना लिया, एक प्लानिंग कर ली कि हमारे पास कहाँ से कितना कैश आएगा और कहाँ को हमारा कैश जाना है, ठीक है, ये क्या होता है, एक बजट में लिखा होता है। और दूसरा होता है कि इसमें हम अनुमान लगा पाते हैं पहले से ही कि हमारा कैश कैसे कैसे खर्च होना है। ये क्या क्या उद्देश्य होते हैं हमारे रोकड़ बजट के लिए। पहला होता है कि इससे जो होता है वो हम लाभ का नियोजन कर पाते हैं। क्या जो हमारे पास एक्स्ट्रा रोकड़ रखी है, मान लीजिए, उसमें क्या होता है कि हम लोग निवेश कैसे करेंगे उसका अनुमान लगा करके हम अपने लाभ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और दूसरा आता है कि ये एक अवधि को दर्शाता है। अवधि मतलब समय को दर्शाता है कि जो हमारे पास जो रोकड़ राशि का जो अभाव होगा वो हम पहले से ही जरूरी निधियों के द्वारा पूरा कर सकेंगे। मान लीजिए हमने कुछ निधियां अपने पास बना रखी हैं जिसमें हमारे पास हमने इकट्ठा करके कैश को रखा हुआ है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं, उन निधियों को यूज कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि जो हमारी भावी अनियमितताएं हैं, मतलब कि फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं है, अचानक से जो चीज हो जाती है उनको हम रोकड़ से हम उसको पूरा कर सकते हैं और उन अभाव को कम कर सकते हैं। तो उसी चीज को दर्शाने के लिए हम क्या बनाते हैं, रोकड़ बजट बनाते हैं। रोकड़ बजट को तैयार करने के चरण, तो पहला आता है हमारा, इसमें जो है समय अवधि का निर्धारण करता है और अलग अलग कंपनी के लिए समय अवधि अलग हो सकती है। मान लीजिए ये 1 महीने में बनाता है, ये 2 महीने में बनाता है, तो दोनों के लिए रोकड़ बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग हो सकती है और अलग अलग समय हो सकते हैं। पर हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो समय है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। समय अगर ज़्यादा लंबा होगा तो पूर्वानुमान के जो आंकड़े होंगे उनकी शुद्धता का हम शुद्धता का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। और अवधि अगर छोटी होगी तो हम ये अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है ज़्यादा या फिर हम लोग लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये अवधि ना तो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए कि आप सीधा 6 महीने बाद ही अपना रोकड़ बजट बनाओगे, तब तक तो आधी चीज़ें आप भूल जाओगे और आप नुकसान भी उठा रहे होगे तो पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगर ये छोटी होगी तो आपको जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बनानी पड़ेगी, तो इसलिए उससे क्या होगा, हम अनुमान नहीं लगा सकते किसी भी चीज़ का। इसलिए हम क्या करते हैं कि सामान्य रूप से हम क्या करते हैं कि रोकड़ बजट जो है वो 1 साल के लिए होता है। मान लो 3 मंथ्स में बना लो, त्रैमासिक हो गया, त्रैमासिक बना सकते हैं या फिर हम बना सकते हैं मासिक यानी कि मंथली, ठीक है। तो ये 2 स्थितियों में हम अपना रोकड़ बजट बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, ये क्या होता है कि जो हमारे पास रोकड़ की जो मदें हैं, मदें मतलब जहाँ से हमें रोकड़ मिल रही है और जहाँ को हमारी रोकड़ जा रही है, मदें उनको कहा जा रहा है। उसमें क्या होता है, हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि रोकड़ का अनुमान लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रोकड़ प्रवाहों को व्यापक रूप से 2 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है हमारा ऑपरेटिंग यानी कि परिचालन, दूसरा होता है हमारा वित्तीय रोकड़ प्रवाह। प्रवाह का मतलब फ्लो, कि वो हमारा जो वित्तीय रोकड़ है वो किस दिशा में फ्लो कर रहा है, और परिचालन। इसी बुक का हम नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। वो क्या होता है कि रोकड़ वसूली और संवितरण प्रबंधन। वसूली का मतलब है कि आपको जो रोकड़ है वो कहाँ से वसूल करनी है और उनको कैसे वितरण करना है, तथा संवितरण। रोकड़ चक्र जो है हमारा क्या है,
रोकड़ चक्र जो हमारे पूर्तिकर्ता होते हैं और जो हमारे व्यय होते हैं उनके जो उसमें जो भी समय लगता है उसको दर्शाता है। इसका नतीजा क्या होता है कि जो हमारा कच्चा माल है, कच्चे माल का जो स्टॉक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अर्धनिर्मित माल से निर्मित माल में हम लोग बदल देते हैं और वही निर्मित माल हमारे विक्रय के लिए ग्राहकों तक जाता है, जिन्हें ऋण की सुविधा होती है। मतलब उन्होंने अभी हमें कुछ दिया नहीं है, ना वो हमें पेमेंट कर रहे हैं, वो ऋण है, ठीक है, ऋण की सुविधा है उन्हें। तो हमने उनको क्या किया, फिनिश्ड गुड हमने उनको दे दिए। बाद में हम ग्राहकों से रोकड़ की प्राप्ति करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रोकड़ चक्र कहते हैं। और ये निरंतर ऐसे ही चलता रहता है बिना चेंज हुए। देखो, रोकड़ चक्र के बाद में हम समझते हैं इसमें 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 नंबर में पूछ ले जाते हैं। इसीलिए वसूली फ्लोट, वसूली फ्लोट क्या होता है, ये एक टाइम है, एक टाइम पीरियड है जिसमें ग्राहक जो हैं, जो बैंक से भुगतान प्राप्त करते हैं, उसमें जो समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं वसूली फ्लोट। यह पहले से ही निश्चित होता है और इसके लिए बैंक से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। इसे डिपॉजिट फ्लोट या फिर जमा फ्लोट भी कह सकते हैं। इसमें जो लगने वाला समय को कम करने का प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे वसूली की अवधि कम की जा सकती है। इसको कम करने की एक तकनीक है, विकेंद्रित वसूली कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक आवर्त अनुपात। ये क्या होता है, ये होता है, ये उस अनुपात को दर्शाता है कि एक साल में हमारा जो स्टॉक है वो कितनी जल्दी माल में बदल जाता है। आवर्त जितना ऊंचा होगा, यानी कि चेंजिंग पावर जितनी ऊंची होगी, उतनी जल्दी से स्टॉक जो है हमारा तैयार माल में बदलाव होता हुआ माना जाएगा। हमें क्या करना है, आवर्त अनुपात, मतलब चेंज हो रही है कोई चीज़, कच्चे माल से रेडी माल में चेंज हो रही है, मतलब फिनिश्ड गुड्स में हम क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर पा रहे हैं। और जितनी जल्दी हम उसको कर पाएंगे, उसी टाइम पीरियड को, उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्टॉक आवर्त अनुपात कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं कॉल मार्केट, यानी कि इसको हम कहते हैं कॉल बाजार भी कहते हैं हिंदी में। कॉल बाजार का क्या मतलब है कि कोई आपने ऋण लिया, लेकिन कब तक लिया, मान लीजिए 1 रात के लिए लिया या 1 दिन के लिए लिया या 14 दिन के लिए लिया, तो इसमें क्या होता है, एक नोटिस होती है, राशि से संबंधित एक नोटिस होता है जिसमें कि आपका टाइम पीरियड लिखा होता है। और ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जैसे मैंने बताया, रात के लिए ले लिया, दिन के लिए ले लिया, 14 दिन सॉरी, या फिर 14 दिन के लिए ले लिया, 14 दिन से ज़्यादा इसकी अवधि नहीं होती। इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं कॉल मार्केट, कि हमने बहुत कम समय के लिए लोन लिया है। इसमें शॉर्ट नोटिस होता है, जो कि ये इस नोटिस में लिखा होता है कि आपने लोन की राशि कितने समय के लिए ली है। एक पॉइंट और है हमारा इसमें जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो भी आप समझ लीजिए, लेकिन इनके बारे में आप पढ़कर ज़रूर जाना, आप बुक से एक बार रीड कर लीजिए, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ट्रेजरी बिल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, यह एक प्रकार का साधन है जो ज़्यादातर 1 वर्ष की अवधि तक मतलब लिया जाता है। ये क्या है, एक तरीके से एक ऋण की तरह है। ट्रेजरी बिल क्या है, एक ऋण की तरह है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, 1 साल की अवधि तक के लिए ले रहे हैं। और ये कौन जारी करता है, ये जारी करती है हमारी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इसको जारी करती है। ट्रेजरी बिल का जो खरीद मूल्य होता है उसके अंकित मूल्य से कम होता है, मतलब कि उस पर जो मार्केट प्राइस होगा उससे कम होगा, ठीक है, मार्केट प्राइस से कम होता है। एक मूल्य पर ट्रेजरी बिल को खरीदने और उच्च मूल्य पर, मतलब खरीदे गए मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर बेचने के लिए जो बिल धारक होता है वो सरकार के शॉर्ट टर्म ऋण पर ब्याज प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो अब दूसरा आता है
इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट आता है कि ट्रेजरी बिल का जो प्रतिफल है वो किसी भी दूसरी विपणन योग्य प्रतिभूतियों से कम होता है।